राधा और गोरी गाय का प्यार। ये है रामपुर गांव, जो एक बड़े और घने जंगल के किनारे बसा था। इसी गांव में मोहन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। मोहन खेतों में काम कर रहा था, तभी राधा मोहन के लिए खाना लेकर खेत में आती है। अरे भाग्यवान, तुम इस हालत में यहाँ क्यों आ जाती हो? कितनी बार बोला है तुम्हें कि इस हालत में इतना काम करना सही नहीं है। आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो? हाँ, मेरे बच्चे का तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो। अच्छा जी, मैं ध्यान नहीं रख रही। सुन लिया तुम्हारे पापा क्या बोल रहे हैं। वैसे मेरे बच्चे को ना सब पता है कि माँ उसके साथ साथ उसके पापा और घर में गौरी गैया का भी ध्यान रखती है। ये लो, आप खाना खा लो और गौरी के लिए ना थोड़ी घास लेकर आती हूँ। तुम नहीं मानोगी, है ना? जी बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं ना बस थोड़ी सी ही घास लेकर जाऊंगी, बाकी आप आते समय लेकर आ जाना। राधा पास से थोड़ी घास लेकर अपने घर जाती है। इधर गोरी गैया अपनी मालकिन को देखते ही रंभाने लगती है। हाँ हाँ गौरी, मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी है। देखो, मैं तुम्हारे लिए हरी हरी घास लाई हूँ, लो खा लो। राधा गौरी गैया को घास डालती है और गौरी गैया खुशी से घास खाने लगती है। मेरी प्यारी गाय, पेट भर के खा। कुछ ही दिनों में तेरा बच्चा भी जन्म लेगा। इस समय ना तुझे अच्छा खाना खिलाने की भी हमारी हैसियत नहीं है। घास के सिवा तुझे कुछ नहीं खिला सकते। राधा और मोहन के घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। खेतों में जो फसल उगती, उससे घर का राशन पानी भी बहुत मुश्किल से चल पाता था। राधा और उसका पति मोहन बहुत सोच समझकर घर का खर्चा करते थे। राधा दिन भर घर का काम और गौरी गैया की देखभाल करती और मोहन खेतों में काम करता। इसी तरह से उनका जीवन चल रहा था। एक दिन राधा गौरी के पास खड़ी थी। मैं क्या सोच रही हूँ गौरी, क्यों ना मैं आज तुम्हें पास ही के जंगल में चराने ले चलूं। अब इस हालत में ना मुझसे घास नहीं काटी जाती और ना ही ज्यादा भार उठा पाती हूँ। चलो, मैं तुम्हें जंगल में चराने ले चलती हूँ, है ना? वहाँ खूब हरी हरी घास खाना तुम। राधा गौरी गैया को अपने साथ जंगल की ओर ले चलती है। रास्ते में उसे बिमला ताई मिलती है। अरे बेटा, ये गैया को लेकर कहाँ जा रही हो? इस हालत में तुम्हारा ऐसे काम करना सही नहीं है। हाँ ताई, थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ता है ना, कुछ नहीं होगा मुझे। अरे तुम अब इतना काम मत किया करो, तुम गर्भवती हो। अपना ख्याल करो और समय पे खा पी रही हो ना। हाँ हाँ, मैं सब कुछ समय पे कर रही हूँ। हमारी गौरी भी गर्भवती है अम्मा। कुछ ही दिनों में ना इसे भी बच्चा होगा। ऐसे वक्त में उसका भी तो ख्याल रखना जरूरी है ना। लेकिन इसे घास के सिवा कुछ अच्छा खिला नहीं सकते, तो सोचा आज इसे जंगल में हरी हरी घास खिला कर लाऊं। लेकिन बेटा, इस हालत में जंगल जाना ठीक नहीं है। तुम्हें पता है ना, जंगल में अकेले जाना सही नहीं है, और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। अरे ताई जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जंगल के ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगी, बाहर बाहर से ही इसे चरा कर ले आऊंगी। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। चलो गौरी, अभी ना जल्दी से जंगल की ओर चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। लो गौरी, अब तुम जितनी चाहे उतनी घास खा सकती हो। गौरी भी जंगल में घूमते घूमते हरी घास खाने लगती है। बाप रे, जंगल आते ही कितना थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, यहाँ पेड़ की छाया में बैठकर ना थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। राधा एक पेड़ की छाया में बैठ जाती है और अपनी गौरी के बारे में सोचने लगती है। गौरी का बच्चा होते ही हमारे गरीब के परिवार में थोड़ा पैसा आएगा। उसके बच्चे को दूध पिलाने के बाद जो दूध बचेगा ना, उसे बेचकर हमें जो पैसा मिलेगा, उससे हम अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल करेंगे और फिर उसे अच्छे स्कूल में भेजेंगे। ऐसे ही अपने बछड़े के बारे में सोचते सोचते राधा को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ गौरी गैया हरी हरी घास खाते खाते जंगल के अंदर बढ़ती गई और बहुत आगे निकल गई। इधर खेत में मोहन को काम करते करते भूख लग गई थी। आज तो बहुत समय हो गया, राधा भी खाना लेकर नहीं आई। लगता है उसे मेरी बात समझ आ गई है। मैं खुद ही घर जाकर खाना खाता हूँ और गौरी के लिए कुछ घास भी ले चलता हूँ। मोहन घास लेकर गौशाला में रखता है, लेकिन देखता है कि गौरी गैया वहां नहीं थी। गौरी, गौरी, कहाँ चली गई हो? मोहन अपने घर के आंगन में हाथ मुंह धोने लगता है।
अरे राधा, गौरी गौशाला में नहीं है, तुमने देखा कि कहाँ है? घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आता। राधा, ओ राधा, अरे अब ये दोनों कहाँ चली गई? मोहन इधर उधर देखता है लेकिन राधा कहीं नहीं थी। ये राधा भी ना जाने गौरी को लेकर कहाँ चली गई है। जरूर आसपास कहीं घास चरा रही होगी। इसे गौरी की कुछ ज्यादा ही चिंता रहती है। मोहन आसपास सब जगह देखता है लेकिन वो दोनों कहीं नहीं थे। सामने से दो औरतें आ रही थी। आशा चाची, कमला ताई, आपने राधा को कहीं देखा है क्या? नहीं बेटा, हमने तो नहीं देखा। हम तो अभी खेतों की तरफ से ही आ रहे हैं। हाँ बेटा, इस तरफ तो कोई नहीं था। मोहन बहुत परेशान हो गया था। कहाँ चली गई ये दोनों? इस हालत में भी ये घर नहीं बैठती। कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। मोहन जा ही रहा था कि तभी सामने से विमला ताई आती दिखी। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? ताई, वो राधा घर पर नहीं है। क्या? राधा अभी तक नहीं लौटी? अरे सुबह 10 बजे के करीब गौरी को जंगल चराने ले जा रही थी। मैंने मना भी किया लेकिन बोल रही थी कि जंगल के अंदर नहीं जाएगी, जल्दी वापस आ जाएगी। लेकिन अब तक तो बहुत देर हो गई है बेटा, तू जल्दी जा, कहीं कुछ हो ना गया हो। मैं अभी गांव के कुछ लोगों को भेजती हूँ। दूसरी तरफ राधा की नींद खुलती है। हे भगवान, मैं कब से यहाँ सोई हूँ। गौरी चल, अब घर चलते हैं। अब तक तो ये भी घर पहुँच गए होंगे। राधा इधर उधर देखती है लेकिन गौरी गैया वहाँ कहीं भी नहीं थी। राधा उसे ढूंढते हुए जंगल के और अंदर जाने लगी। गौरी, गौरी, कहाँ हो तुम गौरी? राधा जंगल में पागलों की तरह गौरी गैया को ढूंढ रही थी। हे भगवान, ये गौरी न जाने कहाँ चली गई। गौरी, कहाँ हो तुम? इधर गौरी जंगल के बहुत अंदर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है जहां एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। आसपास से किसी जानवर की गंध आ रही है। जरूर आज यहाँ कोई शिकार आया है, जल्दी से देखती हूँ। चुड़ैल अपनी कुटिया से बाहर आती है जिसके बाहर बहुत सारे जानवरों के कंकाल पड़े थे। चुड़ैल दूर से उस गंध को महसूस कर रही थी। हाँ, इस तरफ है शिकार। बूढ़ी चुड़ैल गाय की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसे किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है। गौरी, गौरी, कहाँ हो गौरी? अरे, आज तो दो दो शिकार मेरे पास आ रहे हैं। तभी उस बूढ़ी चुड़ैल की नजर गौरी गाय पर पड़ती है। अरे वाह वाह, गाय तो बहुत मोटी और तंदुरुस्त है, इसे खाकर तो बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर वो बूढ़ी चुड़ैल गौरी गाय के पास जाने लगती है। तभी गाय को भी राधा की आवाज सुनाई देती है और वो जोर जोर से नहाने लगती है। बुला ले, अपनी मालकिन को भी बुला ले, फिर दोनों को खाऊंगी। गौरी, 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 मुझे लगता है गौरी यहीं आसपास है। गौरी, मैं आ रही हूँ, कहाँ है तू? दूसरी तरफ मोहन और उसके साथ कुछ आदमी भी जल्दी जल्दी से जंगल में राधा और गौरी को ढूंढ रहे थे और उन्हें गाय के रखने की आवाज भी सुनाई दी। देखो, सब एक साथ रहना, हम जंगल में काफी अंदर हैं और ये जगह बहुत सुनसान लग रही है। हाँ, लेकिन हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा, कहीं मेरी पत्नी और मेरी गाय पर कोई मुसीबत ना आ जाए। तभी वहां राधा पहुंच जाती है। उसकी गाय सामने खड़ी थी लेकिन गाय बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसने उस चुड़ैल को अपने सामने देख लिया था। राधा गौरी को देखती है। गौरी, मेरी गैया, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। राधा गौरी से लिपट जाती है। तभी चुड़ैल की नजर राधा पर जाती है। अरे वाह, ये तो गर्भवती है, पहले इसके बच्चे को खाऊंगी। तभी चुड़ैल राधा की तरफ आने लगती है। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, आप सब यहाँ? तुम दोनों ठीक तो हो ना? भगवान की कृपा से सब ठीक है। तभी वहाँ चुड़ैल गुस्से से सबको घूरने लगती है। अरे, ये सब कहाँ से आ गए? अब क्या करूँ? चलो जल्दी से सब लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ रुकना बिल्कुल सही नहीं है। तभी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं।
लेकिन उस बूढ़ी चुड़ैल की आंखें राधा के गर्भ पर टिक गई थी और वो गुस्से से उसको घूर रही थी। सब लोग गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक शाम हो जाती है। मोहन और राधा अपनी गौरी गैया को लेकर घर की ओर जाने लगे। फिर घर पहुंचकर मोहन ने गौरी को गौशाला में बांध दिया। शुक्र है सब ठीक है, मैं तो डर ही गया था। गौरी, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? रुक जा, मैं तुझे घास देती हूँ। राधा गौरी को घास खिलाने के लिए देती है और गौरी घास खाने लगती है। भाग्यवान, आसमान में काले बादल छा गए हैं, लगता है अभी तेज तूफान आएगा। चलो हम कमरे में चलते हैं। फिर शाम के वक्त से तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। फिर रात को खाना खाते वक्त राधा, आज तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा मालूम हो रहा है कि काले बादल पूरी रात बरसेंगे। चलो जी, हम खाना खाकर सो जाते हैं। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को तेज बारिश में अचानक राधा के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। मैं और नहीं सह पा रही हूँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राधा, थोड़ा सब्र करो, मैं अभी बिमला ताई को बुलाकर लाता हूँ। जल्दी करो, मेरी जान निकल रही है जी। फिर मोहन भीगते हुए बिमला ताई के घर पहुंचता है और उनका दरवाजा जोर जोर से बजाता है। ताई, ताई जल्दी करो। क्या हुआ बेटा? इतनी बारिश में सब ठीक तो है ना? ताई, मेरे साथ जल्दी चलो, वो राधा को बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा चल, रुक, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद बिमला ताई मोहन के साथ उसके घर पहुंचती है। फिर बिमला ताई अंदर आके राधा को देखती है। हे भगवान राधा, तुम्हारी हालत ऐसी, ये सब ठीक नहीं है। क्या हुआ ताई? आप कुछ करो ना, राधा को बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी कुछ कीजिए ताई। तेरी पत्नी के गर्भ पर किसी की बुरी नजर लगी है। ये बुरी नजर जरूर कोई आत्मा की होगी। तेरी बीबी और बच्चे में से कोई एक ही बच सकता है मोहन। अरे ताई, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे पता है आप सब ठीक कर सकती है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बीबी और बच्चे दोनों को बचा लो ताई। राधा की दर्द भरी चीखें और रोने की आवाज गौरी सुनती है और गौरी गैया सब कुछ समझ जाती है। तभी अचानक एक काली परछाई राधा के शरीर से तेजी से बाहर निकलती है और उसे गौरी गैया अपनी ओर खींच लेती है। तभी राधा का दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। इधर गर्भवती गौरी गाय को भी दर्द होना शुरू हो जाता है। बाहर तेज तूफान और बारिश हो रही थी। तभी कमरे से नवजात बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। मोहन देख, भगवान ने तुझ पर कृपा की है। तेरी बीबी ने बेटी को जन्म दिया है और दोनों स्वस्थ भी हैं। ऐसा चमत्कार बहुत कम देखा जाता है। दूसरी तरफ गौरी गैया दर्द से तड़प रही थी और जोर जोर से रंभा रही थी। सुनिए जी, हमारी गैया ठीक तो है ना? वो इतना क्यों चिल्ला रही है? हाँ राधा, अब वो शांत हो गई है। तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर शायद वो चिल्ला रही थी। अगली सुबह मोहन गौशाला में जाकर देखता है कि गौरी ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया है। अरे गौरी, तू हिल क्यों नहीं रही? क्या हुआ तुझे? तू इस तरह से क्यों लेटी है? गौरी का शरीर पूरी तरह से अकड़ गया था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। गौरी, गौरी, क्या हुआ तुझे? गौरी, मेरी गैया, क्या हुआ तुझे? ये सुनते ही चारपाई पर लेटी राधा, क्या हुआ ताई? ये बाहर गौरी को ऐसे क्यों बुला रहे हैं? मेरी गौरी ठीक तो है ना? वो बहुत देर तक रात को रंभा रही थी। बेटा तू आराम कर, मैं जाकर देखती हूँ। बिमला ताई बाहर आती है और देखती है कि गौरी ने एक बछड़े को जन्म दिया था। अरे, गौरी ने भी बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन बेटा ये तो खुश होने की बात है, तू रो क्यों रही है? बिमला ताई देखो ना, हमारी गौरी हमें छोड़कर चली गई है। तभी राधा भी गौशाला में आती है। ये गौरी के मुंह से खून क्यों निकल रहा है जी? क्या हुआ मेरी गौरी को? गौरी, गौरी, जल्दी उठ, क्या हुआ?
गौरी तो उठ क्यों नहीं रही है? अपने आप को संभालो राधा, गौरी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने तुम पर पड़े बुरे साए को अपने ऊपर ले लिया और वो अपने बछड़े को तुम्हारे हवाले छोड़कर चली गई है। तभी राधा जोर जोर से रोने लगती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे गौरी को लेकर उस काले जंगल में नहीं जाना चाहिए था। आपने मना भी किया था, मैंने आपकी बात नहीं मानी। ये सब मेरी वजह से हुआ है ताई जी। बस कर बेटा, अब ये सब सोचकर दुखी ना हो। ये जानवर भले ही हमारी तरह बोल नहीं सकते, लेकिन ये इंसानों से भी ज्यादा समझदार और वफादार होते हैं। हम पर आई मुसीबत को अपने सर लेकर हमारी सेवा का मोल चुकाते हैं। अब तो बस अपनी बेटी और इस बछड़े को देख, इनकी जिम्मेदारी अब तुम पर है। चल अंदर चल, आराम कर ले, मोहन सब देख लेगा। बिमला ताई राधा को समझा बुझाकर अंदर ले जाती है। उसके बाद मोहन कुछ लोगों के साथ मिलकर गौरी को जमीन में दफना देता है। दूसरी तरफ राधा अपनी बेटी मीना को गोद में लेकर बैठी हुई थी। मोहन घर आता है और राधा के पास बैठ जाता है। राधा, अब ऐसे उदास मत बैठो। गौरी ने अपनी बेटी की जिम्मेदारी हमें दी है, हमें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहन की बेटी मीना अब 3 साल की हो गई थी और दूसरी तरफ गौरी की बेटी चंदा भी बड़ी होकर गाय बन गई थी और उसने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया और खूब दूध भी देने लगी। अमरपुर गांव के बाहर हरे भरे खेतों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां राधा अपनी माँ के साथ रहती थी। राधा के पास एक गोरी गाय थी जिसका नाम चंपा था। चंपा सिर्फ एक गाय नहीं बल्कि राधा की सबसे अच्छी दोस्त थी। सुबह होते ही राधा चंपा को लेकर जंगल के किनारे घास चराने जाती और घर आकर उसका दूध निकालकर गांव में बेचा करती थी, जिससे वो और उसकी माँ 2 वक्त का खाना खा पाते थे। राधा की जिंदगी गरीबी में बीत रही थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की लौ जलती रहती थी। वो जानती थी कि मेहनत और ईमानदारी से एक दिन उसका भाग्य जरूर बदलेगा। गांव के लोग अक्सर कहते थे, राधा की हालत तो ठीक नहीं पर उसकी मेहनत काबिल तारीफ है। राधा भी कभी हार नहीं मानती थी। वो अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उसकी माँ भी उसे प्रोत्साहित करती थी। बेटी, अगर तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो तुझे दिन रात मेहनत न करनी पड़ती। अरे माँ, तुम मेरी चिंता मत करो, एक ना एक दिन मैं इस गरीबी से जरूर दूर कर दूंगी आपको और मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी लेकर दूंगी माँ। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस धैर्य रखो। चंपा भी राधा की मेहनत को समझती थी। उसकी गोरी चमकती त्वचा और शांत स्वभाव गांव में सबको भाता था। खाली समय में राधा चंपा के साथ बातें करती और चंपा भी अपना सर हिलाती रहती थी, मानो उसे राधा की सभी बातें समझ में आ रही हो। पर राधा को ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जो उसकी किस्मत को पूरी तरह बदल देगा। एक दिन जब राधा अपनी गोरी गाय चंपा को लेकर जंगल के किनारे घास चराने गई थी, तो उसने अचानक एक अजीब सी चमक देखी। वो चमक एक पेड़ के नीचे से आ रही थी। अरे, ये कैसी चमक है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कई सारे सितारे एक साथ चमक रहे हो। कहीं वहाँ कोई खतरा तो नहीं होगा? उत्सुकता से भरी राधा ने धीरे धीरे उस चमक की ओर कदम बढ़ाए। वहां उसने एक काली गाय देखी जो पूरी तरह से अलग थी। उसकी चमकती हुई त्वचा से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे उसके अंदर कोई जादू छुपा हो। राधा ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई? काली गाय ने अपनी गहरी शांत आवाज में कहा, मैं परी लोक से यहाँ भ्रमण करने आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ विश्राम कर रही थी तब कोई मेरी जादुई घंटी खोलकर ले गया। उस घंटी के बगैर मैं परीलोक नहीं जा सकती। क्या तुम मेरी घंटी ढूंढने में मदद कर सकती हो? ठीक है, मैं तुम्हारी घंटी ढूंढती हूँ। राधा ने जंगल में जगह जगह ढूंढा, लेकिन उसे घंटी कहीं नहीं मिली। देखो, ये जंगल बहुत बड़ा है, न जाने वो घंटी कहाँ गिरी होगी। जब तक तुम्हें तुम्हारी घंटी नहीं मिल जाती, जब तक तुम मेरे साथ मेरे घर रह सकती हो।
और वो उसे अपने घर ले जाती है। राधा का घर देखकर काली गाय बोलती है, तुम्हारा घर तो बहुत पुराना और कमजोर लग रहा है। क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसको ठीक करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राधा की आंखों में आश्चर्य और थोड़ी सी संदेह की चमक थी। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? मेरी जिंदगी इतनी मुश्किलों से भरी हुई है। काली गाय मुस्कुराती है, कल सुबह तक सब कुछ बदल जाएगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। राधा ने मन ही मन सोचा, क्या ये सच में जादू है या मन मुझे धोखा दे रहा है? लेकिन उसने काली गाय पर विश्वास करने का फैसला किया। अगली सुबह राधा जल्दी उठी और अपनी दोनों गायों के पास गई और चंपा गाय का दूध निकालने लगी। राधा ने देखा कि चंपा के दूध की जगह सोने के सिक्के निकल रहे थे। राधा की आंखें खुली की खुली रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे हो रहा है। ये कैसे संभव है? क्या ये सच में जादू है? मैंने चंपा को ये शक्ति दी है, अब से सोने के सिक्के ये तुम्हें दिया करेगी, जिससे मेरे जाने के बाद भी तुम्हें कभी धन का अभाव ना हो। राधा उसे गले लगा लेती है। तुमने तो मेरी सारी समस्या एक ही दिन में खत्म कर दी। आज से ना मैं तुम्हें तारा बुलाया करूंगी, जिसने मेरी जिंदगी खुशियों से जगमगा दी। अब राधा उन सिक्कों की मदद से अपने घर की मरम्मत करवा लेती है। उसके घर का काम होता देख गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। अरे कल तक तो इसके पास खाने को पैसे नहीं थे, पर आज घर की मरम्मत के लिए पैसे कहाँ से आ गए? अरे भाई, अब तो एक गाय और रख ली है, लगता है दूध बेचकर पैसे जोड़ लिए होंगे बेचारी ने। एक दिन चंपा का दूध निकालते वक्त मदन और हरिया छुपकर देख रहे थे। अरे भाई, वो देखो, दूध की जगह सोने के सिक्के निकल रहे हैं। राधा सिक्कों से भरी बाल्टी लेकर वहां से चली जाती है। अरे ये कैसा चमत्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गाय है या सोने की खान? अगर ये गाय हमारे हाथ लग जाए तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। कल सुबह जब राधा इन दोनों गायों को चराने जंगल ले जाएगी, तब हम इसे वहां से चुरा लेंगे। मस्त प्लान है भाई, उसके बाद हम ये गांव छोड़कर भाग जाएंगे। अगली सुबह जब राधा दोनों गायों को जंगल की तरफ ले जाती है, तो वहां पहले ही वो दोनों बदमाश छिप कर बैठे थे। राधा दोनों गायों को जंगल में छोड़कर लकड़ी काटने के लिए चली जाती है और तारा भी अपनी घंटी ढूंढने चंपा से थोड़ा दूर चली जाती है। अरे वाह, राधा तो लकड़ियां काटने चली गई, अब हम इस गाय को आसानी से चुरा सकते हैं। जैसे ही चंपा के पास वो आने की कोशिश करते हैं, तो काली गाय उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे मदन, इस गाय को सामने से हटा, लगता है ये उसे बचाने आई है। मदन जैसे ही चंपा के पास जाने की कोशिश करता है, काली तारा गाय उसे जोर से लात मारती है और मदन दूर जाकर गिरता है। अरे मार दिया रे! तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे अभी बताता हूँ। हरिया एक डंडा उठाता है और तारा को मारने लगता है। तभी तारा उसे जोर से टक्कर मारती है। मर गया रे! ये काली गाय तो बहुत खतरनाक है, इसके होते हुए हम सफेद गाय नहीं चुरा सकते। तारा उन दोनों को मारने के लिए दौड़ती है और हरिया और मदन वहां से भाग जाते हैं। मेरे होते हुए कोई चंपा को हाथ भी नहीं लगा सकता। कुछ देर के बाद राधा लकड़ियां लेकर आती है। दोनों गायें उसके पीछे पीछे उसके घर चल पड़ती हैं। कुछ दिनों में ये बात गांव के लोगों को पता चलती है, तो वो हैरान और उत्सुक हो गए। कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग जलन से भरे हुए थे। गांव के मुखिया ने कहा, ये तो चमत्कार है, हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग शक करने लगे, क्या ये सब सच है या कोई धोखा तो नहीं? राधा ने अपनी दोनों गायों की देखभाल और प्यार करना जारी रखा। काली गाय ने भी राधा को समझाया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये जादू तुम्हारे और गांव वालों के लिए है। राधा गांव वालों को भी मदद किया करती थी ताकि पूरे गांव का भला हो सके। लेकिन एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया, जिसके पास उस गाय की जादुई घंटी थी। उसे जब जादुई गाय के बारे में पता चला,
उस गाय से ये घंटी तो मैंने चुरा ली, लेकिन इसके उपयोग के बारे में अभी तक मुझे पता नहीं चला। मुझे उस गाय को कैद करके उससे इस्तेमाल के बारे में जानना होगा। एक दिन जब राधा जंगल में अकेले लकड़ियां ला रही थी तो रास्ते में उसे वो तांत्रिक मिला। ए लड़की, क्या तू वही लड़की है जिसके पास 2 काली और गोरी गाय है? हाँ, मेरे पास 2 गाय हैं। क्या आपको गाय का दूध लेना है? नहीं लड़की, मुझे तेरे सर पर किसी शैतानी शक्ति की छाया दिख रही है। तेरे पास जो काली गाय है ना, उसे अपने घर से निकाल दे, वरना अनर्थ हो जाएगा। वो गाय अब मेरे घर की सदस्य बन चुकी है। मैं उसे कभी अपने से दूर नहीं करूंगी, समझे आप? तेरी भलाई इसी में है लड़की, तू उसे मेरे हवाले कर दे। राधा समझ जाती है कि ये तांत्रिक के इरादे ठीक नहीं हैं, इसलिए वो वहां देर नहीं करती और अपने घर चली जाती है। वो अपनी गायों के पास जाती है। चंपा, तारा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। तारा गाय ने अपनी चमकती हुई आंखों से राधा को देखा। राधा, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा जादू तुम्हारी हिम्मत को और भी बढ़ाएगा। तांत्रिक ने गांव में अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। ये गाय शापित है, ये गांव के लिए खतरा है। अगर इसको यहाँ से नहीं निकाला तो अनर्थ हो जाएगा। गांव के कुछ लोग डर गए, लेकिन राधा के सच्चे दोस्त और परिवार ने उसका साथ दिया। राधा ने गांव वालों को समझाया, देखिए, ये गाय हमारे लिए वरदान है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। वो तांत्रिक झूठा है। वो इनकी शक्तियां छीनना चाहता है ताकि वो अपने बुरे मंसूबों में सफल हो सके। एक रात तांत्रिक चोरी छिपे काली गाय को ले जाने की कोशिश करता है। उसने घंटे की मदद से तारा को अपने वश में कर लिया और वो उसे अपने साथ ले जाने लगा। चंपा ये देखकर जोर जोर से रंभाने लगी। उसकी आवाज सुनकर राधा भी घर से बाहर निकली। राधा देखती है कि तारा उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। तारा, रुक जाओ, तुम इस धूर्त के पीछे क्यों चली जा रही हो? अब ये मेरे वश में है। मैं जो चाहूं इससे वो करवा सकता हूँ। आज इसकी बलि देकर मैं इसकी सभी शक्तियां हासिल कर लूंगा। ये बात सुनकर राधा रोते हुए उसके पैरों में गिर जाती है। कृपया करके ऐसा मत करो। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम्हें बलि देनी है तो मेरी दे दो, लेकिन मेरी तारा को छोड़ दो। इस दिन के लिए तो मैं सालों से इंतजार कर रहा था, लेकिन आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। राधा को रोता देख चंपा अपना खूंटा तोड़कर तांत्रिक की तरफ दौड़ी चली आती है। जब तांत्रिक उसे देखता है तो चंपा उसे जोर से धक्का मार देती है और तांत्रिक दूर जाकर गिरता है, लेकिन उसकी तारा की घंटी वहीं गिर जाती है। राधा जल्दी से उस घंटी को उठाती है और उस पर बंधा हुआ धागा तोड़ देती है। नहीं! और तारा उसके वश से बाहर हो जाती है। अब तारा अपने जादू से उस तांत्रिक को उठा उठाकर पटकती है। तो इसके पास थी ये घंटी। तुझे तो मैं आज अच्छा सबक सिखाऊंगी। और तारा अपने जादू से बहुत दूर उसे उठाकर फेंक देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम ना होती तो ये मुझे मार डालता और तुम्हारे पूरे गांव को अंधकार में डाल देता। अब तुम्हारी घंटी मिल गई है तो क्या अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? हाँ तारा, मेरे साथी परीलोक में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन तुम जब भी मुझे याद करोगी तो मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगी। और वो गाय वहां से अदृश्य हो जाती है। लेकिन अभी भी चंपा से दूध की जगह सोने के सिक्के ही निकल रहे थे, जिसकी मदद से अब राधा एक बड़ा सा घर बनवा लेती है और अपनी माँ को सभी सुख सुविधाएं देती है।